अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज टेक्सला में हमारे पास एक बहुत बड़ी शख्सियत आई हुई है कि पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत बड़ी सियासी और मजहबी जमात के सरबरा हज़रत मौलाना आज़म तारिक शहीद साबिक़ MNA के साहिबजादे साबिक़ MPK ज़िला छंग हज़रत मौलाना माविया आज़म साहब मौजूद हैं, तो इनसे बात करें कुछ सियासी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हज़रत, आप MPK रह चुके हैं और सबसे पहले आपने PTI को वोट दिया था और आप PTI के दौर हुकूमत में भी असम्बली में थे। जब बाद में नून लीग का दौर आया तो तब भी आप असम्बली में ही थे, यही बात है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पूछना आपसे ये था कि चंद दिन पहले आपकी एक वीडियो गर्दिश करती हुई नज़रों से गुजरी है कि माशाल्लाह आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तबसरा किया था बजट पे, तो बड़ी खुशी हुई थी। तो इस हवाले से आप मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये समझना चाहिए कि बजट किन पैसों से बनता है। बजट वही पैसे हैं जो आपकी और मेरी जेब से टैक्स की शक्ल में निकलते हैं और उसके बाद हुकूमत उन्हें इकट्ठा करके अगले साल के अपने मालियाती साल में उनको मंसूबा जात की शक्ल में सामने लेके आती है। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। एक आदमी को खाने की ज़रूरत है, आप उसको फल दे रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे। और एक आदमी को दूध की ज़रूरत है, आप उसको पानी दे रहे हैं। गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत है, आप उसको डीज़ल दे रहे हैं, डीज़ल की जगह पेट्रोल दे रहे हैं। तो इस तरह चीज़ें आम तौर पे चलती नहीं हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे मंसूबे हुकूमत को बजट में लेके आने चाहिए जिससे लोगों को हुनर मिले, जिससे लोगों की कमाने की सलाहियत बेहतर हो और लोग माशी तौर पर एक बेहतरीन ज़िम्मेदार पाकिस्तानी के तौर पर सामने आएँ। 450 अरब रुपए रखे गए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए। तो 450 अरब रुपए अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से निकाल कर 1 अरब रुपए से एक फैक्ट्री भी लगाई जाए तो 450 फैक्ट्रियां लग जाएंगी। मेरे बाज़ पीपल्स पार्टी के दोस्त नाराज़ हैं, कहते हैं शायद आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से परेशानी है। मुझे परेशानी नहीं है। पाकिस्तान राय पार्टी सिर्फ ये कहती है कि आप उन तमाम 450 फैक्ट्रियों का नाम बेनज़ीर के नाम पर रख दें। आप उन 450 फैक्ट्रियों का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम पे रख दें, इससे हमें गर्ज नहीं है। लेकिन जो लोग लाइनों में खड़े होकर 450 अरब रुपए हासिल करेंगे, उन्होंने लाइन में लगने के अलावा पूरे साल में और क्या किया? 1 अरब रुपए, आप 1 अरब रुपए से एक फैक्ट्री लगाएं तो 450 तहसील हेडक्वार्टर पे आपकी अगर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हों, उसमें आप तय कर लें कि सिर्फ ख़वातीन काम करेंगी। आप उसमें बेशक मर्दों को मौका ना दें, चूँकि मर्दों के लिए दीगर मौक़े भी मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन उस एक साल में कम अज़ कम न सिर्फ ये कि वहाँ हमारी ख़वातीन हुनरमंद बन जाएंगी, बल्कि उससे ये भी होगा कि वो फैक्ट्रियाँ हो सकता है 450 अरब से लगें और वो 850 अरब रुपए आपको कमा के वापस भी दे दें। तो इस तरह के मंसूबे में जब असम्बली में था, वहाँ बजट स्पीच में भी इस तरह की चीज़ें हमने दी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि साफ़ पानी नहीं मिलता। तो साफ़ पानी लोगों को देने के लिए कितनी ही प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं और ये अरबों रुपए का कारोबार है। अगर हुकूमत इसमें थोड़ा सा अपना हाथ रखे, पंजाब वाटर के नाम से, पाकिस्तान वाटर के नाम से लोगों को साफ़ सुथरा मेयारी सिर्फ पीने का पानी दे दे, तो उस पीने के पानी से आप बजट में पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए शामिल कर सकते हैं। फिर मेरा ये भी एक तजवीज़ थी कि सीवरेज में हमारे कितने पैसे चले जाते हैं। सीवरेज में जो आपका पानी बारिश में आता है, 30% वो पानी है जो शाहराहों का पानी होता है, 70% पानी वो होता है जो छतों के परनालों से उसमें आता है और उसके बाद उसको ड्रेन से गुजरना होता है। तो आपका सीवरेज सिस्टम नाकारा हो जाता है, पानी का लोड ज़्यादा, कारोबार बंद, मसाइल ज़्यादा, और आपके पास फ़ंड नहीं है कि आप अपने मुल्क का सीवरेज सिस्टम बेहतर कर सकें। तो आप क्यों नहीं करते जिस तरह दिल्ली में वाटर एक्ट पास हुआ, और वो ये है कि हर घर में 2 बोर किए जाएंगे, एक मोटर वाला और एक छत से जो बरसाती पानी आए वो सीधा एक दूसरे बोर में वापस ज़मीन में चला जाएगा। एक तो आपका वाटर लेवल मेंटेन रहेगा और दूसरा ये है कि आपका सिर्फ 70% पानी तो वापस ज़मीन में चला जाएगा और सिर्फ 30% पानी है जो गलियों में, बाज़ारों में गुजरेगा और आपको मौजूदा सीवरेज सिस्टम काफ़ी है उसको पूरे तौर पर निकालने के लिए, शहरों की सफाई के लिए। इस तरह से बड़े आसान छोटे छोटे काम हैं जिनको करके हम बड़ा बेहतर तौर पे इन्हीं वसाइल में मुल्क को खड़ा कर सकते हैं। तो बहरहाल हम अपने हिस्से की बात करते रहे, बहुत सी हमारी तजावीज़ को सुना भी गया और माना भी गया, बहुत सी ऐसी थी जिनको सिर्फ सुना ही गया। अल्लाह करे ऐसे बजट आएँ जिससे एक आम लोगों को रिलीफ मिले।
मुझे एक तकरीर में उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि मैं वो खुशनसीब आदमी हूँ कि मेरे दौर में पंजाब असम्बली ने तारीख़ी कानून साजी की है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी लेजिस्लेशन की है। तो मैं जब अपने घर के करीब एक देगें पकाने वाले को, एक रेडी चलाने वाले को, मज़दूर आदमी को आगे कहता हूँ कि उस्मान बुज़दार ने तारीख़ी कानून साजी कर दी है, तो वो मुझे कहता है कि सर पहले रोटी 15 की थी, अब 20 की हो गई है, इस तारीख़ी कानून साजी का मुझे क्या फ़ायदा हो। यही बात है, बिल्कुल। तो लोगों के मसाइल कुछ और हैं, ऐवान में बैठे हुए लोगों के नशे और उनकी तरजीहात कुछ और हैं। आम लोगों को रिलीफ दें, आम लोगों को रिलीफ दें, तब आपका बजट है, वरना आपका बजट, आपकी कानून साजी और इस सारे से लोगों का कोई लेना देना नहीं। और मैं ये समझता हूँ लोग इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। इलेक्शन का बड़ी तादाद में लोग नहीं भी इंतज़ार कर रहे, क्योंकि लोगों को पता है इतने इलेक्शन इस मुल्क में हुए तो क्या मसले हल हुए। बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ गई, महंगाई में मज़ीद इजाफा हुआ, तो एक नया इलेक्शन आने के बाद अगर तो मसाइल हल हों फिर तो लोग उसका इंतज़ार करें। अगर लोगों के बुनियादी मसाइल हल ही नहीं होने तो लोग किस चीज़ का इंतज़ार करें। तो अल्लाह करे कोई ऐसी हुकूमत आए, कोई ऐसा निज़ाम आए जिससे आम लोगों के मसाइल में कमी हो। हज़रत आपने बहुत ज़बरदस्त माशी प्लान बयान किया है, मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा आपकी तकारीर सुनी है, बड़ा मज़ा आया है। अच्छा, सोचने की बात ये है कि IMF के हवाले से जो अभी ये हुकूमत करने जा रही है, अगर ये इस तरह का मुआहदा मुकम्मल हो जाता है और ये पैसे हमारे मुल्क में आ जाते हैं, इसका एक आम आदमी को क्या फ़ायदा हो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि IMF के प्रोग्राम की तरफ ठीक है, उस वक्त एक सूरत हाल थी, खान साहब चले गए और फिर ऐसे गए कि इस वक्त हुकूमतें बदल गई लेकिन IMF का प्रोग्राम नहीं बदला। तो जहाँ पे आप जाके फंस गए, बाद में हुकूमतें वहाँ मज़ीद धनस्ती चल दी गई, एक दलदल है, आप उसमें जाते जा रहे हैं। मुझे नहीं आज तक ये बात समझ आई कि जब ये लोग कहते हैं कि हम IMF के पास गए हैं चूँकि हम मजबूर हो गए थे, और साथ आप ये भी कहते हैं कि हमारा मुल्क बड़ा खुशहाल है, इसके मौसम बड़े अच्छे हैं, इसमें टूरिज़म बड़ा हो सकता है, इसके जनाब आप भी ज़ख़ायर फ़लाने हैं, इसमें मादनियात के फ़लाने हैं, इसमें ज़राअत की फ़लाँ है, इसमें जनाब आपके मुल्क की पैदावार ये जो लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं, या तो ये तकरीरें छोड़ दें या IMF के पास जाना छोड़ दें। अगर आप समझते हैं कि आपके मुल्क में वसाइल बेहतर हैं तो फिर आप उनको बेहतर इस्तेमाल करें और IMF समेत आपको किसी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। आज हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब तकरीर में कह रहे थे कि जब हम किसी से मांगने जाते हैं तो आगे मुल्क के हुक्मरान कहते हैं लो ये फिर मांगने आ गए। तो ये जो बार बार मांग के आप ख़ुद भी और पूरी कौम को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, तो एक ऐसा मंसूबा सामने लेके आए, लोगों को कहें भाई 10 साल भूख के हैं, तैयार हो जाओ। इस 10 साल में आपने पत्थर बांधने हैं पेट पे, आप तैयार हो जाएं, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि 11वें साल में खुशहाली आ जाएगी। तो 10 साल लोग चुप कर रोज़ा रख लेंगे, 10 साल लोग फाका भी काट लेंगे, लेकिन हज़रत ये फाका कौम सिर्फ उस वक़्त उठाएगी जब गरीब का बच्चा भी चटाई पे सोया हुआ हो, वज़ीर-ए-आज़म का बच्चा भी चटाई पे सोया हुआ हो। सागदार भी 10 लाख वाला सूट उतारे, आम सूट पे। अगर सादिक संजनानी ने मराहत लेनी है और टैक्सला के रेडी वाले ने अंडरपास में सोना है तो इस तरह तब्दीली नहीं आती। आप हमसाये मुल्क की मिसालें देते हैं, उनका चीफ जस्टिस रक्शे में बैठ के आता है, वहाँ पे रिटायर जजों को दुनिया की पहले 10 नंबर पे मराहत नहीं मिली हुई, वो इंसाफ भी पहले नंबर का कर रहे हैं, मराहत 100 नंबर पे जाके ले रहे हैं। तो ये जब फ़र्क आप ख़त्म नहीं करते तो कौम मेहनत नहीं करती। कौम को मेहनती बनाने के लिए पहला नमूना अमली तौर पे आपको ये देना पड़ेगा, आपका अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी उसी तरह होना चाहिए जिस तरह एक मुतवस्सत दर्जे के आदमी का है, तो फिर जाहिर है कि एक तब्दीली की हवा चलेगी। वरना मैं समझता हूँ 75 सालों में इन तकरीरें सुन के, वोट डाल के और बड़े खूबसूरत नारे सुन के अब लोग तंग हैं, लोगों को कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। इसलिए बहरहाल सोचना चाहिए कि अगर हमने अवाम को 75 सालों में मायूसी किया है तो फिर इसका हल क्या होगा। बहुत शुक्रिया हज़रत, जज़ाकल्लाह, आपने वक्त दिया। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।